एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस बाय एसएम चैनल। हमारी पॉलिटी की खूबसूरत सी सीरीज़ का आज ये सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया था द कंपनी रूल इन इंडिया और जो सेकेंड लेक्चर होगा हम इसमें देखेंगे द क्राउन रूल। इसके साथ ही हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है पॉलिटी का वो कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करेंगे सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो क्राउन रूल था इंडिया में वो 1858 से 1947 तक चला। 1857 की जो क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, उसके एक साल बाद से इंडिया के आज़ाद होने वाले ईयर तक 1947 तक। इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट का रीज़न ही हमारी 1857 की क्रांति थी। इसका रीज़न था हमारा 1857 का रिवोल्ट। अब ये ऑल ओवर इंडिया में हुआ था। हाँ, साउथ साइड में थोड़ा कम इसका इम्पैक्ट था। अलग अलग रीजन्स पे अलग अलग जगह से हमारे देश के लोगों को ईस्ट इंडिया कंपनी की रूल्स, रेगुलेशन, एक्ट्स वगैरह से प्रॉब्लम होने लगी थी। तो 1857 की क्रांति भड़की और इसके चलते अब ब्रिटिश इंडिया को लगने लगा कि इंडिया में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। तो वो लेकर आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857। इसे कहते हैं एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में एक अच्छी सरकार या अच्छी गवर्नमेंट लाने का ये एक्ट है। अब इसके चलते क्या हुआ, सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अबॉलिश कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया। ट्रांसफर्ड ऑल पावर्स, जितनी भी पावर थी टेरिटरी की या रिवेन्यू की, बाउंड्रीज की, सीमाओं की या मनी मैटर्स से रिलेटेड, वो सारी की सारी पावर ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दी गई। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हम वायसराय ऑफ इंडिया कहने लगे। वायसराय ऑफ इंडिया जो होते थे वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते थे ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया, यानी जो ब्रिटिश क्राउन होती थी रानी के सीधे प्रतिनिधि होते थे इंडिया में। ऐसे पहले वायसराय थे इंडिया के लॉर्ड कैनिंग। इसके अलावा जो डबल गवर्नमेंट सिस्टम था उसे ख़त्म कर दिया गया। अब डबल गवर्नमेंट सिस्टम क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। ये हमने देखा था अपने लास्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लेक्चर 1 जाके देखिए, आपको यकीनन अच्छा लगेगा। तो उसे एंड कर दिया गया और एक नई पोस्ट बना दी गई और उस नई पोस्ट का नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ऐसी एक नई पोस्ट बनाई गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की, जिसको कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया। यानी इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन का, इंडिया में काम करने की पूरी तरह से इसे ताकत दे दी गई कि आप हैं, आपको ये सारा मैनेज करना है। अब एक बंदा तो कर नहीं पाएगा ऑल ओवर इंडिया को मैनेज, तो इसीलिए इनको एक 15 मेंबर की काउंसिल दी गई ताकि इनकी वो हेल्प कर सके या इनको असिस्ट कर सकें। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे इंडिया के, ये मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट होते थे। जो ब्रिटिश का कैबिनेट था उसके एक मेंबर को ही अपॉइंट किया गया था। अभी आगे जहाँ भी इसका जिक्र होगा ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का, वहाँ मैं ये पूरा ना लिख के SOS यूज़ करूँगी। तो अगर कहीं भी आपको SOS लिखा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की बात हो रही है। तो ये था हमारा कंप्लीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब चलिए अपना अगला टॉपिक देखते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब इस एक्ट में क्या हुआ, इंडियंस एसोसिएशन विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस स्टार्टेड। अब इंडियंस जो थे, इंडिया के जो लोग थे, उनको लॉ बनाने के लिए, कानून बनाने का जो प्रोसेस था उससे जोड़ने की कोशिश की जाने लगी, उस प्रोसेस से जोड़ने की शुरुआत होने लगी। इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर की तरह ऐड किया जाने लगा वायसराय की एक्सटेंडेड काउंसिल में। अब जो वायसराय होते थे उनकी काउंसिल को थोड़ा बढ़ा दिया गया और उसमें कुछ इंडियन मेंबर्स को ऐड किए जाने की बात कही जाने लगी एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। अब उस टाइम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो इन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया एज नॉन ऑफिशियल मेंबर, जो कि थे राजा ऑफ बेनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। इस एक्ट ने इनिशिएट किया प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइज करने का मतलब होता है केंद्रीकरण करना।
तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब इसका उल्टा। अब हुआ क्या था कि कोशिश की जा रही थी कंपनी रूल के टाइम पे कि धीरे धीरे सारी चीज़ें ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अंडर ले ले और वही मैनेज करे। पर यहाँ पे अब जब क्राउन रूल आया तो धीरे धीरे इसका उल्टा किया जाने लगा, चीज़ों को बांटा जाने लगा। जैसे कि मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज को उनकी लेजिस्लेटिव पावर वापस दे दी गई। मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज लेजिस्लेटिव पावर्स वर रिस्टोर्ड, उन्हें वापस कर दिया गया। पहले ही दोनों की पावर किसको दे दी गई थी? बंगाल के गवर्नर को। ये सबऑर्डिनेट थे बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर। लेकिन अब क्या हुआ, इनको इनकी पावर वापस दे दी गई। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई गई बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में और पंजाब में। देखिए 3 नई काउंसिल्स को भी बनाया गया। और साथ ही साथ वायसराय को एक ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर दे दी गई। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश। अध्यादेश जारी करने की एक पावर दे दी गई इमरजेंसी के केस में, यानी कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाए जहाँ पे ज़रूरत पड़े तो वायसराय एक अध्यादेश या ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता है। और इसकी लाइफ कितनी होगी? 6 मंथ्स की, जो कि 6 महीने तक कंटिन्यू रहेगा। और एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, दैट इज पोर्टफोलियो सिस्टम। एक पोर्टफोलियो सिस्टम आया और ये कौन लेके आए थे? लॉर्ड कैनिंग्स। अब इसमें क्या होता था, अ मेंबर ऑफ वायसरायज काउंसिल इज इन चार्ज ऑफ 1 और मोर डिपार्टमेंट। वायसराय की काउंसिल के किसी एक मेंबर को किसी एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाते थे और उनको अथॉरिटी दी जाती थी कि काउंसिल की तरफ से आप फाइनल ऑर्डर पास दे दीजिए, फाइनल ऑर्डर पास कर दीजिए अपने अपने डिपार्टमेंट का। ये था हमारा पोर्टफोलियो सिस्टम। अब हम अपना अगला एक्ट देखेंगे जो कि है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इस एक्ट में एडेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, यानी कि कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ऐड किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन मेजॉरिटी हमेशा ऑफिशियल मेंबर्स की बनी रही, यानी हमेशा ऑफिशियल मेंबर्स नॉन ऑफिशियल मेंबर्स से ज़्यादा रहे। अब कहाँ कहाँ एडिशन हुआ? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सेंट्रल से आप मतलब समझते हैं ना, यानी ऑल ओवर इंडिया पे, और प्रोविंशियल मतलब लोकल लेवल पे। तो यहाँ पर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऐड किए गए। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल पे कौन करता था? वायसराय। और प्रोविंशियल या लोकल एरिया पे कौन करता था? गवर्नर। इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ बजट इन 1860। बजट का सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज या एक्सपेंडेड। जो काम होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उन्हें बढ़ा दिया गया। अब जैसे ये बजट इंट्रोड्यूस हुआ ना, तो अब हमको पावर दे दी गई कि हम इस बजट को डिस्कस कर सकें और जो अदर मेंबर्स होते थे या एग्जीक्यूटिव्स होते थे उनको क्वेश्चन भी कर सके। अगर वो कुछ बताते हैं तो उसमें आपको कुछ सही गलत लगता है तो आप उसको क्वेश्चन भी कर सकते थे कि ये ऐसे क्यों है। इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस। ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऐड किए गए थे, इन नॉन ऑफिशियल सीट्स पर इनडायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। उनका जो चुनाव हुआ था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हुआ था। पर हम इलेक्शन की जगह वर्ड यूज़ करते थे नॉमिनेशन। इलेक्शन वर्ड को हम यूज़ नहीं करते थे। एक्चुअली होता क्या था कि कुछ बॉडीज़ थीं जिनके रिकमेंडेशन पे वायसराय या गवर्नर उन लोगों को चुनते थे, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई, यूनिवर्सिटीज़, और ऐसी अलग अलग कई बॉडीज़ होती थी जो वायसराय और गवर्नर को कहती थी कि ये व्यक्ति सही है, आप इसे ऐड कर लीजिए एज नॉन ऑफिशियल मेंबर। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 और इसे ही हम कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। अब यहाँ पे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो थे जॉन मॉर्ले और जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड मिंटो, इसीलिए कहलाया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। अब इसमें क्या था? डायरेक्ट इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी हमने अपने लास्ट एक्ट में देखा था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन होने लगे थे। इंक्रीज इन द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंक्रीज मतलब मेंबर्स की संख्या बढ़ाई जाने लगी। जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी उसमें पहले 16 मेंबर्स थे, अब उन्हें 60 कर दिया गया, 16 से 60। और जो लोकल लेवल पर
प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी उसमें नंबर फिक्स नहीं था, उसमें नंबर कुछ भी हो सकता था, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी होती थी और प्रोविंशियल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी होती थी, ठीक है। अब जो अगला हमारा इसमें पॉइंट है वो ये है कि वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो पहले इंडियन ऐड हुए थे, पहले इंडियन शामिल हुए थे, वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एज अ लॉ मेंबर। एक लॉ मेंबर के रूप में पहले भारतीय जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में आए वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसे याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाई गई, ठीक है। किसके लिए बनाई गई? मुस्लिम्स के लिए बनाई गई। इस सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड किया था मुस्लिम लीग में। अब ये होता क्या है, अलग से इलेक्टोरेट करना, अलग से इलेक्शन का, ये क्या है? तो इसमें क्या होता था कि अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट है तो उसके लिए वोट भी सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही करेंगे। और इसी के चलते फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा गया लॉर्ड मिंटो को। कम्युनल इलेक्टोरेट मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन, धर्म के आधार पर, सांप्रदाय के आधार पर इलेक्शन यहीं से स्टार्ट हुआ था। और किसकी वजह से हुआ था? लॉर्ड मिंटो की वजह से। इसलिए इन्हें कहा गया फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट या सांप्रदायिक निर्वाचन। इसके बाद हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म है, तो इसे ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अब ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, इस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे हमारे एडविन मॉन्टेग्यू और वाइसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसीलिए इनको ये नाम दिया गया, ठीक है। ये सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स था। इंडिया में सुधारों के लिए, गवर्नमेंट के लेवल पे सुधार लाने के लिए कई अलग अलग चीज़ें इस एक्ट के अंदर लाने की कोशिश की गई। फॉर ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन यानी कि एक जिम्मेदार सरकार बनाने के लिए ये काम किया गया था। और ये जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो आई थी ये 1921 से आई थी। चलिए अब देखते हैं कि इसके तहत हुआ क्या क्या था। सेपरेट सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट बनाए गए प्रोविंशियल और सेंट्रल लेवल पर, यानी इनके सब्जेक्ट बांट दिए गए कि आप इस चीज़ से डील करेंगे और आप इस चीज़ से डील करेंगे। प्रोविंशियल यानी लोकल या छोटे गांव लेवल पे या शहर लेवल पे प्रोविंसेस जो थे उसमें रखा गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व्ड सब्जेक्ट। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो होते थे वो रिस्पॉन्सिबल होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और रिजर्व्ड सब्जेक्ट जो होते थे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ। इसमें कौन कौन आता था? गवर्नर आते थे और उनके एड ऑफ मिनिस्टर्स होते थे। और रिजर्व सब्जेक्ट में आते थे गवर्नर और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यही जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया, इसी को डायरकी बोलते हैं या द्वैध शासन बोलते हैं। यानी एक ही लेवल पे दो तरह से शासन करने का तरीका निकाला। अब देखिए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट क्या होता था, रिजर्व सब्जेक्ट क्या होते थे। मतलब इस पर तो सिर्फ गवर्नर और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही कानून बनाएगी और कोई नहीं बनाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे होते थे, जैसे डिफेंस का मुद्दा हो गया, रेवेन्यू का मुद्दा हो गया। और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होते थे, चेंज हो सकते थे और इसके कंपैरिजन में थोड़े कम इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि जो लोकल लोग होते थे उनसे जुड़ा हुआ या उनकी ज़रूरतों से, उनके हेल्थ से या एजुकेशन से। ये था तो इम्पॉर्टेंट ही बहुत, पर ब्रिटिशर्स के लिए नहीं था, क्योंकि इंडिया के लोगों की एजुकेशन या हेल्थ इससे उनका कोई लेना देना नहीं था। तो इस हिसाब से इन सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया था। इंट्रोड्यूस बायकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस, द्विसदन को इंट्रोड्यूस किया गया। कैसे? अब देखते हैं इसको। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिप्लेस कर दिया गया अपर हाउस से और लोअर हाउस से। अपर हाउस जो होती थी वो होती थी काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर हाउस जो होती थी वो होती थी लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो इनके इलेक्शंस होते थे, इनके ज़्यादातर मेंबर्स की, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स के जो इलेक्शन होते थे वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होते थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि 3/6 मेंबर्स ऑफ वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल इंडियंस होंगे, यानी 6 में से 3 मेंबर्स
कैसे थे? इंडियंस थे। एक नया ऑफिस बनाया गया, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। कहाँ बनाया गया? वो भी लंदन में। इंडिया में कहीं नहीं बना, ये ऑफिस कहाँ बना? लंदन में। अगला पॉइंट है तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था बाय सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधि जो हो रहा था सेपरेट इलेक्टोरेट से, वो पहले तो मुस्लिम्स के लिए था, लेकिन अब और बढ़ा दिया गया। उसमें सिख्स के लिए भी होने लगा, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए भी होने लगा, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस के लिए भी होने लगा। इसके बाद प्रोविंशियल बजट सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल बजट। पहली बार ऐसा हुआ था कि जो लोकल लेवल पे जो काम हो रहे थे उनका जो बजट था और जो केंद्र पे काम हो रहा था, सेंटर पे काम हो रहा था, उनका बजट था, इन्हें अलग अलग कर दिया गया। ये अलग अलग डिसाइड होंगे, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन इन 1926। एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाया गया और ये बनाया गया था ली कमीशन की रिकमेंडेशन पे। एक कमीशन आई थी ली कमीशन, उनके कहने पर ये बनाया गया था। और इसमें एक लास्ट पॉइंट है जो कि कह रहा है कि एक स्टैच्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा। जो भी हमने यहाँ पे लॉ चीज़ें बोली हैं अभी तक, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, इसको देखने के लिए, इसको परखने के लिए 10 साल बाद बनाएंगे हम। और यही कमीशन था हमारा साइमन कमीशन, जो आया था 1927 में। तो आइए देखते हैं साइमन कमीशन रिपोर्ट। अब ये था क्या? सबसे पहले तो जो ये साइमन है, इनका नाम था सर जॉन साइमन। ये इस कमीशन के हेड थे। ये एक 7 मेंबर्स की कमीशन थी जिन्होंने ये ऊपर वाले सारे लॉज को परखा, समझा और अपनी रिपोर्ट सबमिट की इन 1930। ऑल मेंबर्स वर ब्रिटिश। ये साइमन कमीशन के जितने भी 7 मेंबर्स थे, ये सारे ब्रिटिशर्स थे। तो ऑल पार्टीज बॉयकॉटेड द कमीशन। भाई जो कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी और जितनी भी पार्टीज थी इंडिया में, इन्होंने साइमन कमीशन को बायकॉट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये जो रूल्स बन रहे थे, ये रेगुलेशंस बन रहे थे या गवर्नमेंट बन रही थी, किसके लिए बन रही थी? इंडिया के लिए। और जो कमीशन ये डिसाइड करेगा कि ये सही है या नहीं, उस कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था, सिर्फ ब्रिटिशर्स थे। और वो कैसे डिसाइड करेंगे हम इंडियंस की ज़रूरतों के बारे में? तो इसीलिए सारी पार्टीज थे, मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल थी, उन्होंने इस कमीशन को बायकॉट किया। जब साइमन कमीशन इंडिया आई तो ब्लैक रंग का कपड़ा बांध के उसका विरोध किया जाने लगा और साइमन गो बैक का नारा दिया जाने लगा। इसी में लाला लाजपत राय जी की डेथ भी हुई थी। साइमन कमीशन थी, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किए विद सम चेंजेस, और वो क्या थे? कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू रखा जाए, डबल रूल या डायआर्की जो थी उसे ख़त्म कर दिया जाए, 3 राउंड टेबल हो। ये क्या था कि एक राउंड टेबल के चारों ओर बैठ के कॉन्फ्रेंस होगी 3 बार, जिसमें कुछ ब्रिटिशर्स होंगे और उनके साथ इंडिया का प्रतिनिधि करते हुए कुछ लोग जाएंगे और आपस में इंडिया की आने वाली गवर्नमेंट को बनाने के लिए बातचीत करेंगे। इसी के बेसिस पे बना वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। ये क्या था? इसी के हिसाब से कुछ जो कंक्लूजन्स निकाले गए, उसी के हिसाब से इंडिया की आने वाली गवर्नमेंट तय की जाएगी। और इसके बाद ही आया हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन इसे देखने से पहले हम देखेंगे कर्नल अवार्ड, क्योंकि ये हुआ था 1932 में। अब ये कर्नल अवार्ड क्या है? ये सब इसे लाने वाले व्यक्ति का नाम है रैमसे मैकडोनाल्ड। अब ये एक ऐसी स्कीम थी, स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, जो अल्पसंख्यक लोग थे की रिप्रेजेंटेशन के लिए ये अवार्ड लाया गया। जो हमारे सेपरेट इलेक्टोरेट था वो वैसे का वैसे कंटिन्यू रहेगा, मुस्लिम, सिख्स, एंग्लो इंडियंस और भी लोगों के लिए, पर उसके साथ साथ डिप्रेस्ड क्लासेस, जिन्हें हम आज शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं, उन्हें भी ऐड किया जाएगा। देखिए, गांधी जी अगेंस्ट थे सेपरेट इलेक्टोरेट बेस्ड ऑन कास्ट। कास्ट के बेसिस पे अलग से इलेक्शन किया जाए, इसके अगेंस्ट गांधी जी थे। तो वो यरवदा जेल में उस टाइम पे थे और फास्ट पे चले गए, आमरण अनशन पे चले गए, ठीक है। इसी के चलते फिर हुआ पूना पैक्ट। ये किसके किसके बीच हुआ था? बिटवीन कांग्रेस और डिप्रेस्ड क्लास के बीच।
और इसका कंक्लूजन ये हुआ कि एक जॉइंट इलेक्ट्रेट विद रिजर्व्ड सीट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस बनाई जाए, यानी एक जॉइंट इलेक्शन होगा जिसमें मतलब ऐसे इनके लिए सेपरेट वोटिंग का राइट नहीं होगा कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए शेड्यूल कास्ट ही वोट करेगा। एक कॉमन इलेक्शन होगा, लेकिन उसमें कुछ सीट्स रिजर्व्ड होंगी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, यानी जो डिप्रेस क्लास होंगी, अगर 100 सीट है तो 100 में से उसमें से 20-30 जो भी उस समय डिसाइड हुआ था डिप्रेस क्लासेस को दे दी जाएगी। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत ही लेंदी एक्ट था। इसमें 321 सेक्शंस थे और 10 स्केड्यूल्स थे। अब इसमें क्या क्या हुआ चलिए देखते हैं। इट एबॉलिश्ड डायरकी, डायरकी को पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया गया और इसकी जगह पे इंट्रोड्यूस हुआ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि लोकल लेवल पे अब जो लोकल गवर्नमेंट्स है वहाँ पे वो फैसले लेंगी सारे अपने। अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट दी सेंटर, सेंट्रल लेवल पे, केंद्र के लेवल पे डायरकी को अडॉप्ट किया गया। बाय कैमरलिज्म हुआ, बाय कैमरलिज्म यानी 2 सदन इंट्रोड्यूस किए गए 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में। और वो 6 कौन कौन से प्रोविंसेस थे? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम और यूनाइटेड प्रोविंसेस। डिवाइडेड द पावर्स, पावर डिवाइड कर दी गई फेडरल लिस्ट में, प्रोविंशियल लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में। फेडरल लिस्ट सिर्फ सेंटर के लिए थी, इसमें 59 चीज़ें रखी गई। प्रोविंशियल लिस्ट जो थी वो सिर्फ प्रोविंसेस या लोकल गवर्नमेंट के लिए थी, जिसमें 54 आइटम्स रखे गए। और एक थी कंकरेंट लिस्ट जो दोनों के लिए थी और इसमें 36 चीज़ों को रखा गया। अब कुछ इस्टेब्लिशमेंट्स हुई थी उनको देख लेते हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फेडरल कोर्ट का 1937 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ इस एक्ट के अंतर्गत। 10% ऑफ पॉपुलेशन को वोटिंग राइट्स दिए गए और जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन चल रहा था उसे वैसे ही रहने दिया गया और इसके साथ और भी कुछ लोगों को उसमें ऐड किया गया, जो हमने भी देखा था डिप्रेस्ड क्लासेस, उन्हें, वुमेन्स को और लेबरर्स या वर्कर को भी इसमें ऐड कर दिया गया। इसके बाद हम देखने वाले हैं अपना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं। ये आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है। 20 फरवरी 1947 को पीएम क्लीमेंट एटली ने कहा कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय 30 जून 1948, यानी इंडिया में जो ब्रिटिश का शासन चल रहा है वो इस डेट तक 13 जून 1948 तक एंड हो जाएगा। 3 जून 1947 को माउंटबेटन एक प्लान लेके आए, माउंटबेटन प्लान फॉर पार्टीशन। इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही एक्सेप्ट कर लिया और हमारा पास हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। अब इसके चलते क्या क्या हुआ? एंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश का जो शासन था वो इंडिया में ख़त्म हो गया और इंडिया को डिक्लेयर किया गया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट, एक आज़ाद देश के रूप में इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया। पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ। प्रिंसली स्टेट्स थे, उन्हें फ्रीडम दे दी गई, आज़ादी दे दी गई कि आप एक काम करिए, या तो आप इंडिया के पास चले जाइए या तो आप पाकिस्तान के पास चले जाइए, और अगर आप चाहते हैं तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। एबॉलिश किया गया वायसराय, गवर्नर जनरल फॉर ईच डोमेन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को। डिसकंटिन्यूड सिविल सर्विसेज अपॉइंटमेंट, सिविल सर्विसेज की जो अपॉइंटमेंट हो रही थी उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ फॉर इंडिया, एम्परर का जो टाइटल था भारत के लिए उसे ख़त्म कर दिया गया। आफ्टर अगस्त 15, 1947 नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड, 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट पास नहीं हुआ और इंडिया आज़ाद हो गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया, या अधिराज्य बोलते हैं डोमिनियन को, बने लॉर्ड माउंटबेटन। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया है, हमें इसको तो बताने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी एस्पिरेंट को, वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये था हमारा कंप्लीट क्राउन रूल इन इंडिया विद ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स।
आप इसके बाद जाके एम लक्ष्मीकांत सर की बुक से इसे टैली भी कर सकते हैं। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ अपने नोट्स बनाते चलिए, तो आपका भी एक बहुत ही अच्छा सा नोट तैयार हो जाएगा फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।